नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं जो मॉक टेस्ट नंबर आपका 76 लगा है उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से अपने क्वेश्चंस आए थे। आए देखिए, देखो आज के इस मॉक टेस्ट का अपना जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि जो बकमिंस्टर फुलरिन होता है ना, वो एक नैनो कण है जिसकी विशेषता ये होती है कि वो एक गोलाकार ज्यामिति स्ट्रक्चर का होता है और उसका अंदर से भाग क्या होता है, खोखला होता है। कुल मिला के पूछना ये चाह रहा है कि उस फुलरिन के अंदर कार्बन कितने होते हैं। कुछ नहीं, सब फालतू की बकवास इसने दे रखी है, एक्स्ट्रा फालतू की बातें बोल रखी है। कुल मिला के पूछना चाह रहा है कि जो फुलरिन होता है ना उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं। तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो 9th या 10th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ लिया था क्या कि जो फुलरिन होता है उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं, 60। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, C60। आपने देखा होगा, एक आपने संरचना देखी होगी, ऐसे फुटबॉल की सी आकृति बनी होती है। किसकी आकृति? ऐसे फुटबॉल की सी आकृति होती है, उसमें 60 कार्बन है, जो ऐसा लगता है जैसे ऐसा देखने में ऐसा लगता है जैसे फुटबॉल बना रहे हैं, जैसे अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो 60 कार्बन की संरचना को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुलरिन बोलते हैं, है ना। और दिखने में ऐसा क्या लगता है, गुंबदाकार लगती ही नहीं लगती है। तो एक यूएसए के एक आर्किटेक्ट हुआ करते जिसका नाम था बकमिंस्टर। तो वो फुलरिन दिखने में ऐसा लगता है जैसे बकमिंस्टर जो गुंबद बनाया करते थे ना, वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे वो गुंबद शेप की हो फुलरिन। इसलिए ऐसा लगता है कि वो फुलरिन बकमिंस्टर की फुलरिन जैसी लगती है। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप इतना समझना, बस कुछ कुल मिला के कुछ बस इतना ही कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि फुलरिन के अंदर कार्बन कितने होते हैं दोस्तों। तो फुलरिन के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो इसका तो बेसिक सा उत्तर हो जाएगा आपका क्या, 60। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन के अंदर न्यूट्रल के जो सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। तो ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, बताओ। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू ऑलवेज क्या होती है दोस्तों, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, 7 होती है, जानते हैं ना। और 7 से कम होती है, तो 7 से कम होती है तो हम जानते हैं उसका नेचर कैसा होता है, एसिड होता है। और 7 से ज़्यादा मतलब 7 to 14 होती है तो हम जानते हैं उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। बेसिक बोले तो कैसा नेचर होता है, बेसिक बोले तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है, एल्कलीन नेचर का होता है। तो न्यूट्रल है तो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, उसकी 7 हो जाएगी। डन। नेक्स्ट आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि डाक अगर जो बचत संगठन है ना, उसकी सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा पूर्ति के अंदर रखा जाता है ना, उसकी सारी जो डिमांड्स है उसको किसके अंदर रखा जाता है। ये एक टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स का। अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है मनी सप्लाई। क्या टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स में? अपन पढ़ते हैं एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन, मनी सप्लाई करके एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों, मुद्रा आपूर्ति के नाम से अपन पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं। उसके अंदर जितनी भी हमारी अर्थव्यवस्था में मनी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, M1, M2, M3, M4, ठीक है। M1 में ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर जितना भी अपना कैश होता है, शॉर्ट फॉर्म, अभी मैं पूरा डिटेल से नहीं बता रहा, लंबा हो जाएगा वीडियो, शॉर्ट में बस बता रहा हूँ कि M1 के अंदर जितना भी अपनी इकोनॉमी के अंदर कैश होता है ना, कैश होता है, या बैंकों के अंदर जो हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, जो हम पैसे जमा करा के आते हैं, तो वो सारा सारा किसके अंदर आता है दोस्तों, M1 के अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात बोलूँ तो आपके M2 के अंदर क्या आता है, M2 के अंदर M1 तो आता ही आता है, साथ में पोस्ट ऑफिस के अंदर दोस्तों जो हमारी डिमांड डिपॉजिट होती है, क्लियर है क्या, या एक तरीके से सेविंग डिपॉजिट, जो M1 तो ही है, साथ में जो पोस्ट ऑफिस के अंदर हमारी जो क्या होती है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो हमारी सेविंग्स होती है, सेविंग डिपॉजिट होती है, ठीक है, सेविंग जो डिपॉजिट होती है, सेविंग जो हमारी जमाएं होती है, बचत जमाएं होती है, ठीक है, ये कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है दोस्तों, M2 कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है आपकी M2 कहलाती है। फिर M3 के अंदर क्या होता है दोस्तों, M3 के अंदर भी M1 होता है, और बाकी इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, ऑल डिपॉजिट्स होती हैं, ऑल डिपॉजिट्स मतलब डिमांड डिपॉजिट तो M1 के अंदर आती है, बाकी बची हुई दोस्तों जो FD वगैरह होती है, जो टाइम डिपॉजिट होती है, वो M3 के अंदर आ जाती है। और M4 के अंदर क्या होता है दोस्तों, M4 के अंदर अगर बोलूं तो M4 के अंदर M3 तो होगा ही होगा, है ना। इसके अंदर दोस्तों अगर बोले तो M3 तो होता ही होता है, और साथ साथ में पोस्ट ऑफिस की सारी जमाएं। बस अब यही मैं बोला हूं, मैंने जितना मनी सप्लाई के एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं ना, है ना, पोस्ट ऑफिस की ऑल डिपॉजिट्स की जो ऑल डिपॉजिट्स होती हैं। बस अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें ज्यादातर M2 और M4 के ही क्वेश्चन देखे हैं। आपको याद रखना है, M2 में तो M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस की ओनली सेविंग डिपॉजिट्स होती है, ओनली बचत जमाएं होती हैं, जबकि M4 में M3 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस की सारी जमाएं होती हैं। बस पोस्ट ऑफिस की सारी जमाएं आ जाएं तो आ जाएगा M4, और पोस्ट ऑफिस के अंदर ओनली सेविंग डिपॉजिट आ जाए तो दोस्तों आता है, क्या आता है, M2, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, तो याद रखना। तो इस हिसाब से हमसे पूछा था कि क्या पूछा दोस्तों, इसमें हमने पूछा कि टोटल डिपॉजिट्स है ना, किसकी, पोस्ट ऑफिस की टोटल डिपॉजिट है, तो टोटल डिपॉजिट है तो फिर दोस्तों क्या आ जाएगा, M4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आपका M4,
ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? आपको याद हो तो अभी थोड़े ही कुछ 2 या 3 जो पहले मॉक टेस्ट करवाया था उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 51A और हमारे संविधान का भाग कौन सा 4th A, उसके अंदर दोस्तों हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसको हमने USSR सोवियत संघ से लिया है, जिसमें शुरू में 10 थी, जब जोड़े तब कब जोड़ा 42nd अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य? 11 हो चुके हैं। तो वो मैंने इसमें खास करके जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे मैंने मौलिक कर्तव्य आपको बताए थे, लेकिन उसमें से कहीं भी नहीं था दोस्तों क्या बड़ों का सम्मान करना। हाँ भाई करना चाहिए, लेकिन संविधान के जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ बड़ों का सम्मान करना। हाँ ये है सद्भाव को बढ़ावा देना, हमारी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये सब मैंने आपको बताए थे। तो इसमें कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है? वो है दोस्तों बड़ों का सम्मान करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है नागपुर में। एक्चुअल में ये एक संगठन था जिसका नाम था अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस। इसकी स्थापना दोस्तों 1930 में की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी BR अम्बेडकर द्वारा। किसके द्वारा? भीमराव अम्बेडकर द्वारा। भीमराव अम्बेडकर द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1930 में, और इसका पहला सेशन दोस्तों नागपुर के अंदर। और नागपुर कहां है दोस्तों? नागपुर है आपके महाराष्ट्र में। कहां है दोस्तों? नागपुर है आपके महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हरित क्रांति की जो अवधि है कब है दोस्तों? हरित क्रांति की अवधि अगर बोला जाए तो हरित क्रांति की अवधि है दोस्तों कब? हरित क्रांति की अवधि है 1966 के बाद, है ना, 1966 के लगभग। हरित क्रांति जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी देश में, हरित क्रांति में भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं दोस्तों? अगर जनक की बात आ जाए तो आपको पता ही है इंडिया के अंदर हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो इंडिया के अंदर हरित क्रांति का जनक कहते हैं दोस्तों MS स्वामीनाथन को। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा ही होगा। किसको कहते हैं? MS स्वामीनाथन को। ये जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूं MS स्वामीनाथन को। ठीक है, जबकि वर्ल्ड के अंदर दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? तो वो आपने नाम सुना होगा, है ना, नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन, है ना, बोरलॉग को क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। ठीक है, और हरित क्रांति में खास करके आपको पता कौन सी फसलों के ऊपर बात की गई, किसकी फसलों में दोस्तों बहुत ज्यादा उत्पादन में हमारे यहाँ वृद्धि देखने को मिलेगी? तो दोस्तों वो उत्तर होगा फिर क्या आपका? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल, इसके लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया था। उन बीजों का नाम क्या था दोस्तों? HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो दोस्तों उत्तर क्या आ जाएगा? गेहूं और चावल की फसलों के अंदर बहुत ज्यादा हमने देखा क्या हुआ? उत्पादन में वृद्धि हुई, फिर इनको बाजारों के अंदर किसानों द्वारा बेचा गया अधिकाधिक मात्रा के अंदर। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी के अंदर बहती है? भ्रंश घाटी का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? ऊंची जमीन और बीच में दोस्तों गहरी सी जमीन है, तो वो जो गहरी जमीन होती है इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो एक बात बताओ, अगर इधर पर्वतमाला होगी, इधर पर्वतमाला होगी, ठीक है, इधर अगर पर्वतमाला होगी, इधर पर्वतमाला होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में जो नदी बहेगी, क्या बहेगी दोस्तों? जो बीच में जो नदी बहेगी आपकी, है ना, जो बीच में जो नदी बहेगी वो ऑब्वियस बात है किसमें बहेगी बताओ? भ्रंश घाटी में। क्योंकि इधर की जमीन भी ऊंची, इधर की जमीन भी ऊंची, तो बीच में जो नदी बहेगी वो दोस्तों नदी कौन सी होगी? तो आप बोल सर वो नदी होगी आपकी कौन सी? वो होगी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। और दोस्तों इंडिया में ऐसी 2 नदियां हैं खास करके जो भ्रंश घाटी में बहती है। वो एक तो है दोस्तों आपकी कौन सी? नर्मदा, और एक है दोस्तों कौन सी? ताप्ती। एक तो है नर्मदा और एक है ताप्ती। क्योंकि भ्रंश घाटी कैसे? इधर ऊपर की तरफ तो पर्वतमाला चलती है दोस्तों कौन सी? विंध्याचल। कौन सी पर्वतमाला? विंध्याचल पर्वतमाला। और नीचे की तरफ चलती है दोस्तों कौन सी? सतपुड़ा पर्वतमाला। और इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच में नदी बहती है, नर्मदा भी बहती है और ताप्ती भी। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। इसमें हमारे को उत्तर करना है, ताप्ती ऑप्शन दे रखा है तो अपन करेंगे कौन सी नदी दोस्तों? तापी, या इसको ताप्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ताप्ती रिवर। डन? ओके, ठीक। नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद अगर बात करें इसमें से कौन सी टाइप की बेरोजगारी दोस्तों जो व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है? कुल मिला के क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 4 टाइप के बेरोजगारी के रूप दे रखे हैं, जिसमें दोस्तों वो बेरोजगारी जो व्यापारिक या आर्थिक गतिविधियों के चलते होती है। जैसे बाजार में कभी क्या आ गई दोस्तों? बाजार में कभी जैसे मंदी आ गई, अवस्फीति, मुद्रास्फीति होगी, मंदी आ गई, तो मंदी के कारण बहुत से लोग क्या हो गए दोस्तों? बेरोजगार हो गए। तो मंदी किससे आई? बाजार की व्यापारिक गतिविधियों की वजह से। तो व्यापारिक गतिविधियों की वजह से मंदी आई, और मंदी की वजज से दोस्तों क्या देखने को मिली? बेरोजगारी। तो ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। क्योंकि व्यापार चक्र में ये वो बेरोजगारी होती है दोस्तों जो व्यापार चक्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे मंदी क्या है? व्यापार चक्र का ही एक ट्रेड साइकिल का ही तो हिस्सा है। तो उसके तहत अगर बेरोजगारी उत्पन्न हुई है तो ऐसी बेरोजगारी को बोलेंगे दोस्तों क्या? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी। नेक्स्ट अगला देखो। शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा, है ना, जो शासक विजयालय था दोस्तों, है ना, उसके उत्तराधिकारी द्वारा दक्षिण और उत्तर में
निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया था? मतलब एक चोल राज्य का शासक हुआ करता था दोस्तों विजयालय, उसके आगे जो भी राजा आए उन्होंने इनमें से कौन कौन से राज्य थे दोस्तों जिन पर भी कब्जा कर लिया है, जिनको चोल साम्राज्य में मिलाया? तो दोस्तों एक तो इलाका था पांड्यों का और एक इलाका था किसका? पल्लवों का। तो इसका उत्तर आएगा पांड्यन और पल्लव। दोस्तों विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पांड्यन और पल्लवों के इलाकों को क्या किया था? जीता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। शारोदी शोकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के दोस्तों प्रतिपादक है? तो बहुत ही फेमस बता देता हूं दोस्तों, आपको ऐसे याद रखना, बहुत इजी है दोस्तों। शारोदी शोकिया, मैंने आपको कितनी बार, ये तो क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट होते ही रहते हैं। क्लासिकल डांस वाले आप अच्छे से जानते हो, भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने दोस्तों? 8। तो उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है सत्रिया। और सत्रिया जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है दोस्तों असम राज्य से। किससे है? असम। और मैंने कहा था इस सत्रिया नृत्य के जो फाउंडर माने जाते हैं दोस्तों, वो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं शंकरदेव। कौन माने जाते हैं? शंकरदेव। शंकरदेव ने इस नृत्य की क्या कहती शुरुआत की थी? कब? लगभग 15वीं शताब्दी में। लगभग 15वीं शताब्दी में। तो ये तो आप जानते ही हो। अब काम की बात और क्या, उधर देखो, मैंने आपको बोला था, पहले भी बोला और फिर बोल देता हूं, एक तो शंकरदेव ने इस नृत्य की शुरुआत की है असम में, सत्रिया नृत्य की। उसके अलावा दोस्तों सत्रिया नृत्य के एक फेमस डांसर है, उनका नाम है शोकिया। आप तो पीछे वाला नाम याद रखो, शोकिया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ना, शोकिया। और नृत्य का नाम क्या है? सत्रिया। तो राइम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वर्ड? शोकिया सत्रिया, शोकिया सत्रिया। तो शोकिया का संबंध दोस्तों किस नृत्य से? सत्रिया से। ऐसे याद रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सत्रिया नृत्य। कहां का है? असम का, क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट अगला, एक ओडिसी नृत्य की है जिसका नाम है कुमकुम मोहंती, और उनको 2005 में इनमें से कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो दोस्तों 2005 में उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था अगर आपसे पूछा जाए, है ना? जो कुमकुम मोहंती, उनको 2005 में कौन सा अवार्ड दिया गया था दोस्तों? तो इनको जो अवार्ड दिया गया था वो आपका अवार्ड था कौन सा? पद्मश्री अवार्ड था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जीव के लिए, ये तो बेसिक से है दोस्तों 5-6 से अपन पढ़ते आ रहे हैं। हमारे जो जीवन है, जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है ना, फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ किसको माना जाता है? तो सेल को। सेल से जीवन की क्या होती है दोस्तों? शुरुआत होती है। तो कोशिका इसका उत्तर हो जाएगा, सेल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से किस आयोग ने ये सिफारिश की थी? क्या की थी दोस्तों? सिफारिश की थी। इसमें से किस आयोग की दोस्तों, है ना, किस आयोग ने यह सिफारिश की दोस्तों कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना वो निष्पक्ष होनी चाहिए। ये नहीं कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो अपने पार्टी के बंदों को दोस्तों है ना राज्यपाल बनाते, होता तो ऐसा ही है। तो अब आपको पता है, अच्छी बात है कि जो कमेटी सिफारिश करती है उनकी मानी कहाँ जाती है, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ता है क्या कि राज्यपाल की नियुक्ति एक निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए थी। यह सिफारिश किस आयोग ने की थी दोस्तों? तो वो आयोग था आपका कौन सा? वो आयोग था आपका सरकारिया आयोग। कौन सा? सरकारिया आयोग। सरकारिया एक दोस्तों रंजीत सिंह सरकारिया शायद इनका पूरा नाम था। तो ये एक रिटायर्ड जस्टिस थे दोस्तों, और इनकी अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कैसे अच्छे से अच्छा संबंध बैठे, तो केंद्र राज्य संबंध कैसे बेहतर हो, है ना, केंद्र राज्य संबंध कैसे बेहतर हो, इसके लिए दोस्तों सरकारी आयोग का गठन किया गया था। किसका? सरकारी आयोग का गठन किया गया था। कब? लगभग 1983 में इस आयोग का गठन किया गया था। तो इस आयोग ने कई सारी सिफारिशें पेश की थी, उसमें से एक इसकी सिफारिश ये थी कि राज्यपाल की नियुक्ति है ना वो एक्चुअली करती तो अपने को पता प्रैक्टिकली केंद्र सरकार ही है। किसके लिए? राज्य सरकारों के लिए। तो वो निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसी सिफारिश की थी सरकारी आयोग ने, जिसका गठन 1983 में हुआ था केंद्र राज्य संबंधों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखो। आगे अगर देखें तो अगला है 2025 तक मूलभूत साक्षरता, मतलब बेसिकली लिटरेट, है ना, और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा एक एनम एजुथुम योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये जो योजना है ये किस उम्र से कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक लर्निंग गैप को खत्म करने के लिए योजना शुरू की गई थी। तो छोटा सा फैक्ट है, ये योजना थी दोस्तों उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 8 साल से क्या थी दोस्तों? कम थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें से पूछा कि वो कौन सा एक्ट था जिस एक्ट के तहत कोई भी अगर आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में पाया जाता है तो उस समाचार पत्र के मालिक या उसकी जो कंपनी उसकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा। तो यह आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक कानून आया था जिसका नाम था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। आपको पता हो तो एक इंग्लिश का वर्ड होता है वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर का मतलब ही होता है दोस्तों मातृभाषा। क्या? मातृभाषा। तो क्या होता था, इस अंग्रेजों के टाइम कुछ दोस्तों अखबार है ना अपनी मातृभाषा के अंदर छापे जाते थे, और उसमें अंग्रेजों की जो बुराइयां की जाती थी, मतलब वास्तव में वो गलत काम करते थे, उनको छापा जाता था। तो अंग्रेजों को पता चलता है ये बेटे अपनी मातृभाषा के अंदर हमारी जनता के अंदर और ज्यादा बुराइयां कर रहे हैं और हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हैं,
तो फिर इन अखबार के मालिकों को बोला अगर आज के बाद अगर ऐसा कुछ लगा जो हमें लगा हमारे गवर्नमेंट के आपत्तिजनक है, हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो हमको अगर ऐसा फील हुआ तो हम आपके इस अखबार की जो जितनी भी उस फर्म की कंपनी की संपत्ति उसको क्या कर देंगे, जब्त कर लेंगे। इसके लिए अंग्रेजों ने कानून लाया था और उस कानून का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, मातृभाषा में जो लोग अखबार छापते थे उनके लिए कानून था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। और उस वक्त ब्रिटेन का वायसराय कौन था, ब्रिटेन का मतलब इंडिया का वायसराय कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ये दोस्तों कानून लेके आया था, लिटन। लेकिन आपको पता हो लिटन ने जो जो बुरे काम किए थे उनको सुधारता है कौन दोस्तों, रिपन। रिपन ने इस एक्ट को खत्म कर दिया था 1882 के समथिंग। रिपन, लॉर्ड रिपन ने दोस्तों इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था, इस एक्ट को क्या कर दिया था दोस्तों, इस एक्ट को खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था, इस एक्ट को खत्म कर दिया था। ठीक है, तो लिटन तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके आता है 78 में, जबकि 81 या 82 1881-82 के आसपास रिपन इस एक्ट को क्या कर देता है दोस्तों, खत्म कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनंदोत्सव है, एक आनंद का उत्सव है जो कि असमिया, जो असमी लोग होते हैं उनके नव वर्ष और वसंत की शुरुआत के सूचक के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन से चेक करोगे दोस्तों तो अपने को पता बिहू नृत्य किसका है, या बिहू, तो बिहू नृत्य किसका है, असमी लोगों का है, तो फेस्टिवल भी किसका होगा, असमी का होगा। तो एक तो आपको यहां बिहू से आइडिया लग सकता है, या तो ऑप्शन क्या होगा, सी या डी। लेकिन जो नववर्ष के रूप में दोस्तों जो उत्सव मनाया जाता है उसका नाम होता है बोहाग बिहू। ब से ही बिहू और ब से ही दोस्तों क्या होगा, बोहाग बिहू। तो उस फेस्टिवल का नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है बोहाग बिहू। असमियों का एक फेस्टिवल है जो उनके बसंत नववर्ष के आमंत्रण के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला, लावा पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो नाम से ही है दोस्तों लावा पठार, वो पठार जिसका निर्माण ही दोस्तों लावा से हुआ है। भाई जब ज्वालामुखी फटता है दोस्तों ना, तो दोस्तों जो बाहर निकल जाता है जमीन पर फैलता है वो तो क्या होता है, लावा, और अंदर रहता है वो क्या होता है, मैग्मा। तो लावा और मैग्मा से हमेशा दोस्तों क्या है, लावा एक तरीके से जो बाहर आ गया वो क्या है, राख ही होती है, और राख में कैसी मिट्टी होती है, काली। तो लावा से रिलेटेड हमें भी जब भी कभी आ जाए तो आपको हमेशा करना है कौन सी मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी। जब भी लावा की बात हो तो लावा से रिलेटेड हमेशा कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी आपको पता है कपास वगैरह की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है काली मिट्टी, या साइंटिफिकली इसको अपन कहते हैं काली मिट्टी को क्या कहते हैं, वर्टिसॉल। क्या कहते हैं दोस्तों, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, वर्टिसॉल। डन है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, वर्टिसॉल। ठीक है, नेक्स्ट अगला, महिलाओं का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन इसमें से किस देश के अंदर हुआ था, तो ये तो दोस्तों 2020 के T20 वर्ल्ड कप की बात है। तो दोस्तों इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। आपको बता दूं फाइनल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही, और जीता भी किसने था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने। तो 2020 का T20 वर्ल्ड कप दोस्तों किसने जीता था, महिलाओं वाला, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। हुआ भी कहां था, ऑस्ट्रेलिया में। ये तो अब चलो पुराना हो गया, अब मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूं। अब भी जस्ट आज का तारीख है 1 अक्टूबर 2024, आज का भी तारीख ऐसा 2 अक्टूबर 2024 के समथिंग कुछ, मतलब अक्टूबर का महीना अब स्टार्ट हो चुका है। तो अक्टूबर महीने के अंदर अगर अपन बात करें तो इसी अक्टूबर में दोस्तों, अब 3 अक्टूबर से, कब से, 3 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024 से दोस्तों 20 अक्टूबर 2024 तक अब लेटेस्ट इस बार दोस्तों वुमेन का, किसका, वुमेन का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है। ये तो पुराना हो गया था जो इससे पहले क्वेश्चन था, अब तो लेटेस्ट का बता रहा हूं। अभी बस इसी महीने वुमेन T20 वर्ल्ड कप है ना का आयोजन हो रहा है। कब से कब तक दोस्तों, 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 तक। हालांकि दोस्तों इसको होना तो कहां था, इसको होना तो था बांग्लादेश में, इसको होना तो कहां था, इसको होना तो था बांग्लादेश में। लेकिन आपको पता अभी बांग्लादेश में माहौल बिगड़ गया था, तो वहां पे प्लेयर्स की सुरक्षा को देखते हुए इसको बांग्लादेश में क्या कर दिया गया, कैंसिल। अब इसका आयोजन बांग्लादेश की जगह कहां हो रहा है दोस्तों, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। उसी का एक फेमस शहर है यूएई का, दुबई। तो बस अब इस बार आयोजन इसका बांग्लादेश की जगह यहां हो रहा है। बाकी होना कहां था, बांग्लादेश में, लेकिन अब हो कहां रहा है दोस्तों, यूएई के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से किसे अमोनिया के रूप में जाना जाता है। बहुत बेसिक सा दोस्तों, अमोनिया का फॉर्मूला पूछ लिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, NH3 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक को हल करने के लिए, ये एक्चुअल में इसको देखो, एक्चुअल में इंग्लिश पढ़ो इसका, ये हिंदी इसकी लैंग्वेज सही लिख रखी है। अशोक का अपॉइंटेड, अशोक राजा था, उसने अपॉइंट किया किसके लिए, टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स इन हिज रीजन। अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को, लोगों की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए राजा अशोक ने किस व्यक्ति को या किस पद के रूप में या किस अधिकारी को नियुक्त किया था। उस अधिकारी को क्या कहते थे, जो राजा अशोक के क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का काम करते थे। तो दोस्तों उनको कहते थे धम्म महामत। क्या कहते थे दोस्तों, उनको कहते थे धम्म महामत कहते थे। क्या कहते थे, धम्म महामत कहते थे। नेक्स्ट अगला देखो,
राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये तो अभी अपन ने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा है, अभी शायद इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7 अगस्त को। क्यों? क्योंकि इसी 7 अगस्त 2021 को दोस्तों जो आपका टोक्यो ओलंपिक था, कौन सा ओलंपिक था? जो आपका दोस्तों टोक्यो ओलंपिक था। कौन सा? जो टोक्यो के अंदर ओलंपिक हुआ था, है ना, टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक हुआ था, जिसको कहते तो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन 20 में कोरोना के कारण हो नहीं पाया था, 21 में हुआ था। तो 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने, किसने? नीरज चोपड़ा ने, अपन सब अच्छे से जानते हैं, क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। किसके अंदर? भाला फेंक में। इसीलिए हमने हमारे जो आपका एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने 7 अगस्त को घोषित कर दिया, किस रूप में? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में। हालांकि अब आपको लेटेस्ट तो पता ही होगा, इस बार दोस्तों जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, कौन सा ओलंपिक? जो पेरिस वाला ओलंपिक हुआ है ना, जो कौन सा? पेरिस वाला ओलंपिक हुआ है 2024 में। इसमें दोस्तों नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में इस बार कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। इस बार दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक में इस बार दोस्तों नीरज चोपड़ा ने गोल्ड नहीं बल्कि कौन सा जीता है ना, आपका सिल्वर मेडल जीता, क्योंकि गोल्ड मेडल एक पाकिस्तानी ने जीता, जो आपको पता होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, पीएमओ में अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों जो पीएमओ में अतिरिक्त है ना, जो सचिव के रूप में, एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में जो अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है दोस्तों वात्सल्य सक्सेना। क्या नाम है दोस्तों? उनका नाम है वात्सल्य सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अगला है, देश के हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और भारत के हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को एक अपन ने देखा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक, जिसकी शुरुआत तो अभी अपने की है, और एक 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को जो हम मनाते हैं, इसकी शुरुआत कौन से साल से की गई है? इसकी शुरुआत की गई दोस्तों 2015 से। क्यों है? मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ 7 अगस्त की। अगर आपको पता हो तो बंगाल विभाजन जो हुआ था, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो बंगाल विभाजन जब 1905 के अंदर हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन, तो उसके विरोध में सारे उस वक्त के बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद बंगाल विभाजन के विरोध में हम जितना भी करेंगे, क्या करेंगे बताओ? जो जितने भी अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें उसका बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। अब स्वदेशी वस्तुओं के लिए हमें हमारा कपड़ा खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब हथकरघा वगैरह हाथ से बनाई हुई चीजें हमारी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था। तो उस 7 अगस्त की घटना को और ज्यादा दोस्तों जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने दोस्तों 2015 में घोषणा की कि हम उस 7 अगस्त की वैल्यू को और बढ़ाएंगे और अब से हम हर 7 अगस्त को मनाएंगे। क्या मनाएंगे दोस्तों? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे के रूप में। और यह घोषणा दोस्तों कब की गई? 2015 में। ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे बोल सकते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? ये भी अभी अपन ने कुछ मॉक टेस्ट पहले किया था, तो आपको पता हो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को दोस्तों अभी आईसीसी का क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया। आखिरी क्वेश्चन, अगस्त 2024 में दोस्तों कामेल मदौरी को किस देश का दोस्तों है ना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? क्या नाम है दोस्तों? है ना कामेल, दोस्तों क्या है आपका जो कामेल मदौरी है, उनको दोस्तों ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ट्यूनीशिया कहां पड़ता है दोस्तों? ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 54 देश है, उन्हीं देशों में से एक है ट्यूनीशिया। अगर आप अफ्रीका का महाद्वीप देखोगे दोस्तों, जो ऊपर की तरफ यहाँ पर ऊपर की तरफ एक देश पड़ता है जिसका नाम है ट्यूनीशिया, और उसके प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तों किसको? है ना कामेल मदौरी को अपॉइंट किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ अपने जो आपके इस मॉक टेस्ट के जो आपके क्वेश्चन है 25, वो 25 के 25 अपन ने सॉल्व कर दिए। मिलते हैं दोस्तों अगले मॉक टेस्ट में अगले सॉल्यूशन के साथ। तो आप तब तक इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और ये अपने आप को इंश्योर कीजिए कि आज के बाद अगर कभी भी अपने को फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अपने क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। यही तो एक बेनिफिट है आपका मॉक टेस्ट देने का, वरना तो फिर आपको होता कोई मतलब ही नहीं मॉक टेस्ट देने का। भाई आप ये क्यों सोल्यूशन देखते हो? ऐसा थोड़ी सिर्फ आंसर देखने के लिए, आंसर तो देखना ही देखना है, साथ में अपने आप को इतना इंश्योर करना है कि फ्यूचर में कभी भी इन क्वेश्चंस से रिलेटेड या इस टाइप का क्वेश्चन कभी मेरे को दिख गया तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप देखोगे धीरे धीरे आपके मॉक टेस्ट में धीरे धीरे नंबर अपने आप इंक्रीज होते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।